नमस्कार। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ बड़े नाम और आंदोलन आते हैं। लेकिन इतिहास की एक और कहानी है जो उतनी ही जरूरी है। ये कहानी है भारत के जनजातीय आंदोलनों की। अक्सर हम इन्हें सिर्फ छोटे मोटे अचानक हुए विद्रोह मानकर अनदेखा कर देते हैं। पर सच ये है कि ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी। ये जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने का एक बहुत लंबा और जबरदस्त संघर्ष था, जो सीधे सीधे कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन की जड़ों पर चोट कर रहा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जनजातीय विद्रोह सिर्फ अचानक भड़के हुए, अलग थलग पड़े हुए विद्रोह थे, या फिर ये जल, जंगल, जमीन के लिए एक सोचा समझा, एक चेतन संघर्ष था। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज हम इस पूरे विषय को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इस संघर्ष के मूल कारणों को जानेंगे, यानी जल, जंगल, जमीन का संघर्ष। फिर दो सबसे बड़े विद्रोह, संथाल हुल और मुंडा उल गुलान, को विस्तार से देखेंगे। इसके बाद कुछ और जरूरी विद्रोहों पर नजर डालेंगे, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से क्या रिश्ता था, ये जांचेंगे। और आखिर में इन सभी आंदोलनों की विरासत और उनका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझना ये होगा कि आखिर ये संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ। देखिए, हुआ ये कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के जनजातीय समाज की जो सदियों पुरानी पारंपरिक व्यवस्था थी, उसे एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया। और इसी वजह से पूरे देश में जगह जगह पर संघर्ष की एक भयानक स्थिति पैदा हो गई। इन आदिवासी विद्रोहों के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई वजह थीं जो एक साथ काम कर रही थीं। सबसे पहले तो उनकी जो पारंपरिक जमीन की व्यवस्था थी, जैसे मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रथा, जिसमें जमीन पर पूरे कबीले का अधिकार होता था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर आए नए जंगल कानून, जिसने उन्हें उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया। सोचिए, वो जंगल जो उनका घर था, जहां से उन्हें खाना और लकड़ी मिलती थी, अब वहां जाना भी मना था। सबसे बड़ी समस्या थी बाहरी लोगों का आना, महाजन, व्यापारी और ठेकेदार, जिन्होंने उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जिससे निकलना नामुमकिन था। और ऊपर से पुलिस और छोटे सरकारी अफसरों का शोषण और भारी भरकम टैक्स, इन सब ने मिलकर उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। यहाँ एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दिकू। छोटा नागपुर के आदिवासी बाहर से आए इन शोषकों को, जैसे महाजन, जमींदार और ठेकेदार, दिकू कहते थे। ये विद्रोह अक्सर सीधे अंग्रेजों से पहले इन्हीं दिकुओं के खिलाफ शुरू होते थे, क्योंकि शोषण का सबसे पहला और सीधा चेहरा तो यही लोग थे। तो इस पूरे हिस्से का एनालिटिकल टेक अवे क्या है? देखिए, मूल मुद्दा था कॉलोनियल स्टेट यानी औपनिवेशिक राज्य द्वारा आदिवासियों की पूरी कृषि व्यवस्था और जंगल के साथ उनके हजारों साल पुराने रिश्ते को तहस नहस कर देना। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसने उनसे उनके जीने का आधार ही छीन लिया था। चलिए अब हमारी पहली केस स्टडी पर आते हैं, संथाल हुल। हुल का संथाली भाषा में मतलब होता है एक महान विद्रोह, और ये वाकई एक महान विद्रोह था। ये शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा और संगठित आंदोलन था। तो संथाल विद्रोह के बारे में जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो यहाँ एक नज़र में देख लेते हैं। इसके नेता थे दो भाई, सिंधु और कान्हो मुर्मू। ये विद्रोह हुआ दामिनी कोहा यानी आज के बिहार के राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में। मुख्य कारण था जमींदारों और दिक्कू महाजनों का जबरदस्त अत्याचार। और इसकी प्रकृति कैसी थी? ये कंपनी के शासन को खत्म करने के लिए एक जन सशस्त्र विद्रोह था, एक मास आर्म्ड अपराइजिंग। हालांकि इसे बहुत ही क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों को मजबूरन संथाल परगना नाम से एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनानी पड़ी। ये विद्रोह आखिर हुआ कैसे? सोचिए, जून 1855 में भगनाडी ही गांव में लगभग 6000 संथाल इकट्ठा हुए और उन्होंने कसम खाई कि अब इस शोषण को खत्म करके ही रहेंगे। इसके तुरंत बाद उन्होंने महाजनों, जमींदारों, पुलिस थानों और यहाँ तक कि रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कंपनी का राज खत्म हो गया है और अब एक आजाद संथाल क्षेत्र की स्थापना होगी। लेकिन ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि 15,000 से भी ज्यादा संथाल मारे गए। और इस विद्रोह की भावना इस एक कोट से साफ झलकती है। सिद्धू मुर्मू ने ऐलान किया, ठाकुर भगवान ने मुझे आदेश दिया है, ठाकुर खुद लड़ेंगे, इसलिए तुम साहिबों और सिपाहियों को खुद ठाकुर से लड़ना होगा।
देखिए, इस तरह के दैवीय आदेशों का इस्तेमाल करके नेताओं ने अपने संघर्ष को एक वैधता दी और हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुंडा उलगुलान को। उलगुलान का मतलब है महान हलचल। इसका नेतृत्व किया था महान बिरसा मुंडा ने और इसका मुख्य लक्ष्य था राजनीतिक आज़ादी और साथ ही साथ अपनी संस्कृति का पुनरुत्थान। मुंडा विद्रोह के मुख्य बिंदु यहाँ साफ हैं। इसके नेता थे बिरसा मुंडा, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी धरती के पिता भी कहते थे। ये विद्रोह रांची के दक्षिण में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। इसका भी मुख्य कारण वही था, उनकी खुटकट्टी भूमि व्यवस्था को जागीरदारों और ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया जाना। ये एक कृषि, धार्मिक और राजनीतिक तीनों तरह का आंदोलन था, जिसका आखिरी मकसद मुंडा राज स्थापित करना था। विद्रोह तो असफल रहा और बिरसा मुंडा जेल में ही शहीद हो गए, लेकिन इसका भी एक बड़ा नतीजा निकला। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने आदिवासी जमीनों को कुछ हद तक सुरक्षा दी। अच्छा, इस विद्रोह से जुड़े दो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साफ होने चाहिए। पहला, खुंडकट्टी। ये मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक भूमि स्वामित्व की प्रथा थी, जिसे अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया। और दूसरा, उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल, जो पूरी आज़ादी के लिए किया गया विद्रोह था। और इस आंदोलन का नारा सुनिए, लक्ष्य एकदम साफ हो जाएगा। अबुआ राज सेतेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। इससे बिल्कुल साफ है कि मुंडा विद्रोह का राजनीतिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना था। संथाल और मुंडा विद्रोह तो सबसे बड़े थे, लेकिन जनजातीय प्रतिरोध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। ये आग तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सुलग रही थी। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलनों पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। चलिए, दो और जरूरी उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है 1831 का कोल विद्रोह, जो छोटा नागपुर में हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जमीनें छीनकर बाहरी लोगों को दी जा रही थी। और दूसरी तरफ लगभग 90 साल बाद आंध्र प्रदेश में 1922 का रंपा विद्रोह। इसका कारण थे सख्त जंगल कानून। पर फर्क देखिए, ये अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक संगठित गुरिल्ला युद्ध था, जो असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित था। तो इससे पता चलता है कि कारण और स्वरूप अलग अलग हो सकते थे, लेकिन संघर्ष हर जगह था। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इन जनजातीय आंदोलनों का हमारे मुख्य स्वतंत्रता संग्राम से क्या और कैसा रिश्ता था? क्या ये दोनों अलग अलग चल रहे थे या इनमें कोई जुड़ाव था? इस रिश्ते को समझने के लिए हम इसे दो फेजेस में बांट सकते हैं। 19वीं सदी में ज्यादातर जनजातीय आंदोलन अपनी स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित थे और उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन से काफी हद तक कटे हुए थे। उनका संघर्ष अपनी आज़ादी और परंपराओं के लिए था। लेकिन 20वीं सदी में स्थिति बदलने लगी। कुछ आंदोलन, जैसे हमने रंपा विद्रोह का जिक्र किया, वो राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ने लगे। अल्लूरी सीताराम राजू जैसे नेता गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे और अब उनका संघर्ष एक बड़े साम्राज्य विरोधी संघर्ष का हिस्सा बन गया था। अच्छा, अब एक एग्जाम ट्रैप की बात करते हैं, जिस पर अक्सर सवाल बनता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक मिथ ये है कि जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंधविश्वास और धर्म पर आधारित थे, लेकिन सच्चाई ये है कि बिरसा मुंडा जैसे नेताओं ने धार्मिक करिश्मे का इस्तेमाल एक बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में किया। उनका मकसद लोगों को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ ठोस कृषि और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एकजुट करना था, न कि सिर्फ कोई धार्मिक प्रचार करना। धर्म एक जरिया था, मंजिल नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन आंदोलनों की विरासत क्या है और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। ये सेक्शन मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इन आंदोलनों से हासिल क्या हुआ? इनकी उपलब्धियां कम नहीं थीं। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे सुरक्षा देने वाले कानून बनाने पर मजबूर किया। सरकार को ये मानना पड़ा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। इन विद्रोहों ने अपने जबरदस्त साहस से उपनिवेश विरोधी चेतना को जिंदा रखा और बिरसा मुंडा जैसे नायक पैदा किए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। लेकिन एक बैलेंस्ड आंसर के लिए हमें इनकी सीमाएं भी देखनी होंगी। ये आंदोलन मुख्य रूप से स्थानीय थे, पूरे भारत में फैले हुए नहीं थे। ये एक बहुत ही असमान सैनिक टक्कर थी। सोचिए, एक तरफ पारंपरिक हथियार और दूसरी तरफ आधुनिक सेना। अक्सर इनके पास बाहरी लोगों को भगाने के अलावा कोई बहुत लंबी रणनीति नहीं होती थी, और नेता के पकड़े जाने या मृत्यु के बाद आंदोलन अक्सर कमजोर पड़ जाते थे।
तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जनजातीय आंदोलन औपनिवेशिक भारत में स्वदेशी प्रतिरोध की सबसे गहरी, सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति थे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की एक गौरवशाली लड़ाई थी।